हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव कुमार। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट दिल से। और मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और ये वो पोर्शन से क्वेश्चंस लिए गए हैं जहां से अक्सर कर यूपीपीएससी में या अन्य एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करूँगा क्वेश्चंस को। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंग्लिश में लिखा हुआ है पहले से ही, सो जो लोग इनको अच्छे से इंग्लिश नहीं आती है उनके लिए मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी वेस्टेज ऑफ टाइम के। सो पहले बात करते हैं लार्जेस्ट स्पाइसेस प्रोड्यूसिंग स्टेट, यानी कि मसालों के उत्पादन में बड़े बड़े राज्य। सो मसालेस में यानी कि आपका केसर आता है, काली मिर्च, अदरक और भी सारी चीज़ें जो हम लोग जो है स्पाइसेस के रूप में प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैफ़्रॉन यानी कि केसर। और केसर के मामले में J&K यानी कि जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है केसर के मामले में। दूसरा है ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। सो इन द मैटर ऑफ ब्लैक पेपर केरला होल्ड्स द फर्स्ट प्लेस। सो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है काली मिर्च का वो होता है केरला में। आगे बात करें जिंजर यानी कि अदरक। अदरक के मामले में मेघालय है नंबर 1 पे। बात करें सिन्नामोन की, तो सिन्नामोन यानी कि दालचीनी। दालचीनी के मामले में मेघालय नंबर 1 पे है। बात करें कमिन सीड की यानी कि जीरा। जीरे के मामले में राजस्थान नंबर 1 पे है। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछ सकते हैं और बाकी सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो बात करें चिली की, चिली के प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। और टर्मेरिक यानी कि हल्दी के मामले में भी आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। याद रखिएगा इस चीज़ को। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है नोट। नोट का मतलब ही आपको यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिखी, जैसे आपका बिटर गोर्ड हो गया, रेडिश है, ओनियन एंड गार्लिक है। इसको मैंने यहाँ पर अंडर नोट में मेंशन किया हुआ है। क्यों किया हुआ है इसको देख लीजिए। बिटर गोर्ड का यूज़ होता है किस मामले में? सपोज़ करिए कोई भी पेशेंट जो है जो वीक नर्वस सिस्टम से जूझ रहा है, अगर वो बिटर गोर्ड्स लेता है तो उसकी ये प्रॉब्लम जो है वो शॉर्ट आउट हो जाती है। सो हम कह सकते हैं दोज पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम द वीक नर्वस सिस्टम्स, राइट, बिटर गोर्ड्स प्लेज एन important role in the recovery of weak nervous system. And if we talk about radish, means to muli, radish is also played an important role, right, in the treatment of urinary troubles. Those person who are facing a lot of problem due to urinary problem, so if they take the more quantity of radish, then their problem can be short out. Another one is that is onion and garlic, यानी कि प्याज और लहसुन। प्याज लहसुन किस लिए? प्याज यानी कि onion and garlic protects against the cancer and heart disease. Means if you are taking onion and garlic, right, then it will protect you from the cancer and heart disease. So this is the important thing which you have to keep remember. अगर आप नहीं चाहते कि आपको कैंसर हो या आपको कोई दिल की बीमारी हो तो ज़्यादा प्याज खाइए और ज़्यादा लहसुन खाइए। और बाकी तो आप जानते हैं लहसुन और प्याज ज़्यादा खाने से क्या होता है, तो आप इतने इंटेलिजेंट हो ही। आगे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ लिखा है इसेंशियल एलिमेंट्स फॉर प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पौधों के लिए कौन कौन से जो हैं एलिमेंट्स हैं यानी कि तत्व हैं जो बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, उसको एक नहीं दो बार वीडियो को बैक कर करके देखिए जब तक आपको लर्न हो जाए, क्योंकि ये मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में, ठीक है। सो पहला है एन यानी कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से क्या होता है? ये प्लांट्स की ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है, ग्रोथ एंड प्रोटीन प्रोडक्शन, और पौधों में प्रोटीन बनाने में, प्रोटीन निर्माण करने में और ग्रोथ जो है उसको बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा है पी यानी कि दूसरा है पी ओनली, दिस इज़ ब्रैकेट। पी मीन्स फास्फोरस। फास्फोरस का काम क्या है प्लांट्स में? तो ये क्या करता है? रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये फलों को पकने में मदद करता है। बात करें तीसरा एलिमेंट्स जो है सल्फ़र। सल्फ़र क्या करता है? हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ
प्रोटीन। सो मीन्स टू से ये भी सल्फ़र भी जो है वो प्रोटीन्स को बनाने में मदद करता है, ठीक है। बात करें ये यानी कि कैल्शियम की, कैल्शियम जो है आपका सेल डिवीज़न करने में मदद करता है। देखो दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर मैं हार्मोन्स की बात नहीं कर रहा हूँ। सो आप बोल रहे हैं कि सेल डिवीज़न तो साइटोकाइनिन करता है, तो ये कैल्शियम कैसे बता रहे हैं? तो मैं यहाँ पर एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। कैल्शियम जो है वो सेल डिवीज़न में रोल प्ले करता है, मैं हार्मोन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है जो सेल डिवीज़न यानी कि कोशिकाओं के विभाजन में रोल प्ले करता है। और बाकी Mg यानी कि मैग्नीशियम, वो तो आप जानते हैं। किसी पेड़ के जो पौधे हैं और किसी पेड़ की जो पत्तियां हैं वो हरी क्यों दिखाई देती हैं, किसके कारण दिखाई देती हैं? मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम के कारण क्लोरोफिल बनता है, क्लोरोफिल के कारण ही हमको पौधों की पत्तियां जो हैं वो हरी दिखाई देती हैं, ठीक है। आगे बात करें Fe यानी कि आयरन की। सो आयरन का रूल क्या है प्लांट्स में? तो देखो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है PPSC में। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ये श्वसन क्रिया को बनाए रखता है Fe प्लांट्स में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। MO यानी कि मॉलब्लेडनम का काम क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। पौधों में जो है ये नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करता है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे बात करते हैं रीज़न ऑफ प्रेगनेंसीज एंड कलर इन वेजिटेबल्स। मतलब है इसका कि जो भी हमारे सब्जियां होती हैं उनमें तीखापन, कड़वाहट और उनके रंग का, कोई किसी का रंग जो होता है रेड हो, ग्रीन हो जाता है, ऑरेंज हो जाता है, तो इसका कारण क्या है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो समझते हैं। जैसे प्रेगनेंसी इन रेडिश यानी कि मूली में तीखेपन का कारण क्या है? आइसोसाइनाइड। इसको याद रखिए, हिंदी में भी ऐसे ही आपको लिखा मिलेगा आइसोसाइनाइड, और इंग्लिश में भी आपके लिए ऐसे ही है, ठीक है। तो ये मत समझिए कि आइसोसाइनाइड का मतलब क्या होगा, ठीक है, ये केमिकल्स नेम है, तो बिल्कुल वैसे ही है। प्रेगनेंसी इन रेडिश यानी कि मूली में अगर तीखापन, जब हम लोग मूली खाते हैं उसमें तीखापन लगता है, तो किसके कारण होता है? क्योंकि मूली में प्रेजेंट होता है आइसोसाइनाइड, इसलिए मूली में तीखापन आता है। बात करें प्रेगनेंसी इन चिली, चिली में चरपराहट, ये कड़वाहट क्यों होती है? तो कैप्सिन के कारण होती है, याद रखिएगा, कैप्सिन के कारण होती है। मिर्च में चरपराहट जो होती है वो कैप्सिन के कारण होती है। और थर्ड नंबर पे प्रेगनेंसी इन टर्निप यानी कि सलजम में चरपराहट क्यों होती है? तो कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्जिलेट की वहाँ पर मात्रा होती है सलजम में, इसलिए ही उसमें चरपराहट मालूम पड़ती है। बात करें चौथे नंबर पे बिटरनेस इन कुकुम्बर, कुकुम्बर में कड़वाहट का क्या कारण है? तो कुकुरबिटेशिन, क्योंकि खीरे में कुकुरबिटेशिन प्रेजेंट होता है, इसलिए ही खीरा जो है उसमें कड़वाहट होती है। सो इफ वी टॉक अबाउट व्हाट इज़ द रीज़न राइट ऑफ द बिटरनेस इन कुकुम्बर, then cucurbitacin is present in cucumber, that's why it gives us bitterness, okay. So we talk about 5 smell in onion यानी कि प्याज में गंध क्यों आती है? then its reason is allyl propyl डाइसल्फाइड, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ये हिंदी में आपको ऐसा लिखा मिलेगा, ठीक है। तो चाहे इंग्लिश में पढ़िए या हिंदी में, बात एक ही, प्रोनाउंसिएशन सेम ही रहेगा, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ओके। बात करें नंबर 6 यानी कि ग्रीन कलर ऑफ पोटैटो, आलू का हरा रंग क्यों हो जाता है? हम लोग जब मार्केट जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि आलू का हरा रंग होता है, इसलिए हम उसको लेते नहीं हैं। तो उस हरे रंग का कारण क्या है? उसमें होता है सोलेनिन। सोलेनिन के प्रेजेंस के कारण पोटैटो का कलर जो है ग्रीन हो जाता है, ग्रीन कलर ऑफ पोटैटो, राइट, वाई? सो सोलेनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रीन कलर ऑफ पोटैटो। नंबर 1 is 7. Sen means red color of tomato. Who is responsible or which thing is responsible for red color of tomato? Then lycopene is responsible for red color of tomato. टोमेटो के लाल कलर होने का कारण क्या है? सो टमाटर में लाइकोपेन प्रेजेंस होता है, इसलिए टमाटर का रंग लाल होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। रेड कलर इन ओनियन, ओनियन में भी लाल कलर हो जाता है, तो क्यों होता है? एंथोसाइनिन के कारण, राइट।
एंथोसायनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर इन ओनियन। ओनियन में एंथोसायनिन प्रेजेंट होता है, इसलिए ओनियन का कलर जो होता है वो रेड हो जाता है। नंबर 9, रेड कलर इन चिली। चिली में आखिर रेड कलर क्यों हो जाता है? सो आंसर है कैप्सेंथिन। कैप्सेंथिन याद रखिएगा, कैप्सेंथिन के कारण चिली का जो कलर है वो लाल हो जाता है। बात करें नंबर 10 की, सो येलो कलर इन टर्मेरिक। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द येलो कलर इन टर्मेरिक? देन कुकुरमिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर इन टर्मेरिक। सो कुकुरमिन के प्रेजेंट होने के कारण टर्मेरिक का जो रंग होता है वो येलो हो जाता है। बात करें ऑरेंज कलर इन कैरेट। सो कैरोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑरेंज कलर इन कैरेट। कैरेट में जो ऑरेंज यानी कि नारंगी कलर जो होता है वो किसके कारण होता है? सो आंसर है कैरोटीन। कैरोटीन होने के कारण गाजर का रंग जो है वो नारंगी हो जाता है। आगे बात करते हैं फैमिलीज़ ऑफ वेजिटेबल्स की। कौन सी वेजिटेबल किस फैमिली से बिलोंग करती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो पहली फैमिली आती है क्रूसीफेरी फैमिली। सो क्रूसीफेरी फैमिली में क्या आता है? आपका कैबेज आता है, आपका टर्निप आता है यानी कि पत्ता गोभी, सलजम, मूली यानी गांठ गोभी और फूल गोभी, ये सारी के सारी जो हैं, समझ लीजिए जितनी भी कैबेजेस हैं अलग अलग तरीके की, गांठ गोभी, पत्ता गोभी और बंद गोभी, ये सब के सब आती हैं क्रूसीफेरी में। बात करिए कैबेज, टर्निप, रेडिश, ब्रोकोलिनी एंड cauliflowers, right, comes under the crucifery family. Then cucurbitaceae family. Cucurbitaceae family means look here, ग्वाड आता है आपका, मेलन आता है, पम्पकिन आता है, स्क्वैश आता है। स्क्वैश भी लाइक तुरई जैसा होता है, पम्पकिन, मेलन, ये सारे के सारे आपके कुकुरबिटेसी फैमिली में आते हैं। सोलेनेसी फैमिली में पोटैटो, टमाटो, चिली, ब्रिंजल, ये सारे के सारे आपके सोलेनेसी फैमिली में आते हैं, ठीक है। अब ये मत बोलिएगा यार इसको इंग्लिश में नहीं बताया, क्योंकि पोटैटो, टमाटो, चिली, ब्रिंजल ये तो सब लॉजिकली है, इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। आगे चलते हैं, बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर्स बैक्टीरिया। देखिए अभी रिसेंटली जो BEO का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, राइट, कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए इसमें से कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। सो वही चीज़ मैं लेके आया हूँ यहाँ पर। बात करने जा रहे हैं बायो फर्टिलाइजर्स बैक्टीरियाज़ की, ठीक है। यहाँ पर मैंने सारे इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज़ को मेंशन किया हुआ है, वो मैं आपके साथ में 1 बाय 1 करके डिस्कस करूँगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है? तो देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वो आपको स्पेशली मिलेगा, कहाँ मिलेगा? स्पेशली जो है आपको राइस के खेत में, यानी कि राइस यानी कि चावल के खेत में मिलेगा। और एक्चुअली ब्लू ग्रीन एल्गी जो बैक्टीरिया होता है वो इस रियल में बात करूँ तो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स और फिश के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। उसका रीज़न होता है ये, क्योंकि रीज़न क्या होता है, ये पानी में क्या होता है एक परत जैसी बिछा देते हैं ग्रीन कलर की, ठीक है। और जिसके कारण क्या होता है, जो ऑक्सीजन जो होता है वो उसमें मिक्स वाटर में नहीं हो पाता है, और जिसके कारण क्या होता है सनलाइट भी नहीं अंदर पहुंच पाती वाटर के। सो उससे क्या होता है ऑक्सीजन मिक्स नहीं कर पाता वाटर के साथ में, जिसके कारण मछलियां जो हैं वो मरने लगती हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये स्मेल भी बहुत गंदी देते हैं, और सपोज़ कोई एनिमल से अगर वो पानी पी लेते हैं तो एनिमल्स की भी डेथ हो सकती है, ठीक है। लेकिन चूँकि ये जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में रिस्पॉन्सिबल है। कैसे हैं? क्योंकि ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो हैं वो डायरेक्टली हमारे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं, राइट, थ्रू फोटोसिंथेसिस के द्वारा, और उसके बाद में उसको फिक्सेट कर देते हैं हमारी सरफेस में। बात करें एजोला की, तो एजोला जो होता है वो क्या है, पानी में आपको फ्लोटिंग करता हुआ दिखेगा। ये भी एक समझ लीजिए एल्गी टाइप का ही होता है, उसी कलर का होता है, लेकिन हमेशा वाटर में फ्लोट करता रहता है। और ये भी आपको कहाँ मिलेगा? राइस क्रॉप में ही मिलेगा। तो ब्लू ग्रीन एल्गी ये भी आपको पैडी के खेत में मिलेगी, यानी कि राइस जिसको बोलते हैं हम लोग हैं। एजोला भी आपको पैडी के क्रॉप में ही मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं एजोटोबैक्टर की। तो एजोटोबैक्टर क्या है? फाइंड आउट एट द सरफेस ऑफ लैंड एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स। एजोटोबैक्टर को आप कहाँ पाएंगे? ये बिल्कुल सरफेस पे होता है, और ये
प्लांट्स की रूट में होता है। प्लांट्स कौन कौन, जैसे मिलेट है आपका, व्हीट है, टोमेटो है, और ये क्या करते हैं, कन्वर्ट्स नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। ये नाइट्रोजन ऊपर से लेते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में, उसके बाद में उनमें से नाइट्रेट, और इस तरीके से ये नाइट्रोजन को फिक्सेस करते हैं, राइट। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। हिंदी में बोलें तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए ये उत्तरदायित्व हैं। बात करें राइजोबियम, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राइजोबियम का काम क्या है, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन राइजोबियम कहाँ मिलेगा, राइजोबियम जो होता है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता है, उनकी रूट्स में होता है, ठीक है। यानी कि जितनी भी दाल होती हैं वो वहाँ पर आपको राइजोबियम मिलेगा। पी वगैरह, मटर वगैरह, अरहर, दलहनी, सिंपल से बात करके दलहनी में राइजोबियम मिलता है। और ये क्या बात करते हैं, एजोस्पाइरिलम। ये भी एक तरीका बैक्टीरिया है, आपको कहाँ मिलेगा, ये सनफ्लावर में होता है, और जहाँ पर बाजरा की खेती होती है यानी कि मिलेट में वहाँ पर ये एजोस्पाइरिलम होता है, ठीक है। बात करते हैं, यहाँ पर लिखा है मैंने नोट, उसको याद रखिएगा। विच आर द क्रॉप्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। और वी कैन से सॉइल कंजर्वेटिव क्रॉप्स, कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं, फसलें हैं जो हमारे मृदा संरक्षण के काम आती हैं। सो बात करें तो ग्राउंड नट है आपका, मूंग की दाल, उड़द, बरसीम और टर्निप, सलजम, ये सारी की सारी जो क्रॉप्स हैं वो हमारे सॉइल कंजर्वेशन करने के काम में आती हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को। अब यहाँ पर बात करने जा रहे हैं सम इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, कुछ महत्वपूर्ण संस्थान जो कि एग्ज़ाम में अक्सर कर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को सेट करने के लिए पूछे जाते हैं, या फिर ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, उनके हेडक्वार्टर्स पूछ लिए जाते हैं कि आखिर इनकी स्थापना कहाँ हुई थी। तो चलिए देखते हैं। पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ एंड वेटरनरी बायोलॉजिकल्स। ये कहाँ है दोस्तों, ये है बेंगलुरु में। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक एंड ट्री ब्रीडिंग, याद रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक एंड ट्री ब्रीडिंग, ये है आपका शिलोंग में। यार ये शिलोंग मेघालय वाला नहीं है, इसको याद रखिएगा, ये तमिलनाडु में एक जगह है शिलोंग, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, और वी कैन से इसकी स्थापना वहाँ पर हुई है, ठीक है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक एंड ट्री ब्रीडिंग, जेनेटिक और ट्री ब्रीडिंग को याद रखिएगा, ठीक है। इससे आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये है भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में, ठीक है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर कहाँ है, ये हैसरघट्टा में है। हैसरघट्टा कहाँ है, ये भी बेंगलुरु में ही है। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, ये अभी BEO के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूशन कहाँ है। सो ये है दोस्तों यूपी में कहाँ, कानपुर में, ठीक है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ है, सबको मालूम है सबसे ज़्यादा शुगर हमारे यूपी में ही होता है, यानी कि लखनऊ में, ठीक है। और बात करें तो इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूशन कहाँ है, सबसे ज़्यादा लाख का उत्पादन कहाँ होता है, झारखंड में होता है, और रांची क्या है, झारखंड की कैपिटल है, ठीक है। इसलिए इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची में। बात करें सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है, ये है हमारा बहरामपुर वेस्ट बंगाल में, ठीक है, बहरामपुर वेस्ट बंगाल में। आगे बात करते हैं कुछ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ है दोस्तों, ये है हमारा बनारस में, यानी कि बनारस कहाँ है दोस्तों, बनारस है हमारे यूपी में। तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है, मैसूर में। मैसूर कहाँ है, कर्नाटका में, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना हुई थी मैसूर में, और मैसूर कर्नाटका में है। सो इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट एंड जेनेटिक रिसोर्स, याद रखिए ये इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ये कहाँ है, ये रोम में है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है, ये है हैदराबाद में। एंड 14 पे इंटरनेशनल, सॉरी आई हैव मिस्ड हियर, इंटरनेशनल लिखा है ओनली। तो यह है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट
ये कहाँ है आपका? लॉस वेनास में। लॉस वेनास कहाँ है? ये फिलीपींस में। ओके, अब आगे बात करेंगे हम लोग डिसीज़ ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। उस दिन बात की थी और आज भी बात करने जा रहे हैं। ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीज़ हैं क्रॉप्स की, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए देखते हैं इसको भी। तो बात करें पैडी में कौन सा डिसीज़ होता है? खैरा है, शीत ब्लाइट है। शीत ब्लाइट यानी कि जिसको बोलते हैं शीत झुलसा रोग, और तीसरा है ब्लास्ट यानी कि झोंका। सो खैरा और शीत झुलसा और झोंका, ये सारे के सारे डिसीज़ किसके हैं? ये दोस्तों हैं पैडी के। बात करें मेज़ की यानी कि मक्का। सो मक्के में कौन कौन सा रोग होता है? तो डाउन मिल्ड्यू यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं तुलसीदा रोग, और दूसरा होता है स्टेम रूट यानी कि तना सड़न, ये भी मक्के का ही रोग है। बात करें मिलेट की यानी कि बाजरा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अर्गट रोग किस क्रॉप से रिलेटेड है। तो दोस्तों अर्गट रोग जो है वो रिलेटेड है हमारे मिलेट से, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है। और स्मट रोग भी बाजरे का ही है, यानी कि हिंदी में जिसको बोलते हैं हम लोग कंडुआ रोग। ओके, आगे चलते हैं। ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली के कौन कौन से रोग हैं? तो मूंगफली का सबसे फेमस जो रोग है, जो डिसीज़ है, उसको बोलते हैं टिक्का डिसीज़, और दूसरा है ड्राई रूट। ठीक है, ड्राई रूट और टिक्का ये सबसे ज़्यादा जो हैं फेमस डिसीज़ हैं ग्राउंड नट के यानी कि मूंगफली के। बात करते हैं अरहर, जो कि दाल है। अरहर में कौन सा रोग है? विल्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं उकटा। स्टेरिलिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं बांझा रोग। ठीक है, ये उकटा और बांझा रोग किस क्रॉप का है? सो ये अरहर का है। बात करें वीट की, सो वीट में है करनाल वंट। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, करनाल वंट किसकी बीमारी है? सो ये गेहूं की बीमारी है करनाल वंट। और लूज स्मट यानी कि अनावृत कंडुआ। ठीक है, अनावृत कंडुआ हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं लूज स्मट, ये भी वीट की ही बीमारी है। बात करें रस्ट का मतलब होता है रतुआ। तो रतुआ, करनाल वंट और अनावृत कड़ुआ, ठीक है, ये सारी की सारी बीमारियां किसकी हैं? वीट की हैं। अब दोस्तों बात करते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट डिसीज़ की। तो देखते हैं क्या है। सो दोस्तों लिख के रखा है मैंने यहाँ पर पोटैटो। सो पोटैटो की कौन कौन सी बीमारी है पोटैटो की? सो है अर्ली ब्लाइट एंड लेट ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट। और हिंदी में बात करें तो अगेत एंड पछेत अंगमारी। अगेत अंगमारी, पछेत अंगमारी, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको। बात करें टोमेटो की, तो टोमेटो में होता है लीफ कर्ल यानी कि पर्ण संकुचन। टमाटर में कौन सी बीमारी होती है? पर्ण संकुचन। तो लीफ जो यानी कि पत्तियां हैं वो कर्ल हो जाती हैं। बात करें मैंगो, तो ब्लैक टिप एंड स्पॉन्जी डिसीज़। मैंगो की सबसे फेमस जो डिसीज़ है वो है ब्लैक टिप। ठीक है, और ये ब्लैक टिप बीमारी पूछी भी जा चुकी है एग्ज़ाम में। और दूसरी है स्पंज डिसीज़। तो स्पंज डिसीज़ एंड ब्लैक टिप जो है वो मैंगो की है। आगे बात करते बनाना, तो बंची टॉप ऑफ बनाना। ठीक है, दो डिसीज़ इसकी बहुत फेमस हैं। एक है बंची टॉप ऑफ बनाना जिसको कह सकते हैं, और दूसरी है पनामा डिसीज़। सो बंची टॉप ऑफ बनाना और पनामा, पनामा, ये दो डिसीज़ेज़ हैं बनाना की फेमस। दोस्तों देखो मैंने यहाँ पर केवल कुछ सिलेक्टेड ही वेजिटेबल्स और क्रॉप्स को रखा है, बाकी बहुत सारे हैं जो अक्सर कर रिट्राइवल हैं, इसलिए मैंने उनको रखा हुआ है यहाँ पर। सो लास्ट है एप्पल। एप्पल जो है उसका रोग है स्कैब। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं सम रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की। कुछ ग्रामीणी विकास कार्यक्रम की बात करते हैं कि कौन कौन सा कार्यक्रम कब कब चलाया गया था। ये भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए देख लेते हैं इनको भी। दोस्तों पहला है डिज़र्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, मरुभूमि विकास प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुआ था 1977 से 1978 में। सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? यानी कि केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1986 में। तो प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना, प्रधानमंत्री रोज़गार योजना की स्टार्टिंग कब हुई थी? ये हुई थी 1993 में। बात करें वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि वाटरशेड विकास प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था दोस्तों 1994 टू 1995। आगे देखते हैं। आगे है अन्नपूर्णा योजना कब स्टार्ट हुई थी? 2000 में हुई थी।
और संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना, संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना अन्नपूर्णा 2000 में, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में। केवल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, केवल संपूर्ण याद रखिएगा, संपूर्ण के बाद में ग्राम रोजगार योजना आए तो समझ लेना 2001 में है। और अन्नपूर्णा योजना जो है वो स्टार्ट हुई थी 2000 में के बाद। सो राजीव गांधी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम कह सकते हैं और योजना कह सकते हैं, इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2005 में। ठीक है, इस योजना के थ्रू ही जितने भी गांव हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी आ सकी। आगे बात करते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और यह योजना वो स्टार्ट हुई थी, सॉरी दोस्तों, ये है 1952। ठीक है, ये है 1952 है। ठीक है, 1951 लिखा है, राइट आंसर इसका है 1952। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है दोस्तों, ये योजना नहीं है। तो एक्ट की बात करें 2005 में आया था, और मनरेगा जिसको हम लोग बोलते हैं उसकी शुरुआत हुई थी 2006 से। ठीक है, सो ओनली दिस मच, थैंक यू फॉर टुडे सेशन, आई होप it will be helpful for your upcoming exam. Thank you so much. Let's see you in next session.